हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100%। और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो देर ना मुझे करनी है, उस बात को करने से पहले हम सुनेंगे मोमिन मलिक सर की वो बातें जो कुछ लोगों ने नहीं सुनी है, और जिन्होंने सुनी है तो वो भी प्लीज़ एक बार सुनिएगा और बताइएगा कि जो मोमिन सर ने कहा है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक ऐसे कहते हैं ना, बजरंगी भाईजान वाला काम जो एक, वो तो चलो हम कहते हैं सलमान खान ने तो एक मूवी में रोल प्ले किया था, ठीक है। बजरंगी भाईजान ने एक मूवी बनी थी, सलमान खान ने तो उस मूवी में सिर्फ एक रोल प्ले किया था। और मोमिन मलिक सर तो रियल में अपना पैसा, अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ लगा रहे हैं हैदर के पीछे कि उसके बच्चे उसको मिल सकें और ये यहाँ से 9-2-11 हो सके। इसको इतनी आसानी से तो मोमिन सर जाने नहीं देंगे। उसका इतना सा रीज़न है, बहुत ज़्यादा इसने ट्रोलिंग की मोमिन सर की, बहुत ज़्यादा इन्होंने गलत बोला, जितना इनसे हो सकता था उतना। अभी भी मतलब रुकने का नाम नहीं है, नए नए तरीके से इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं मोमिन मलिक सर के ऊपर। जितना हो सकता है उतना इनको ट्रोल किया जा रहा है। तो स्टार्टिंग तो हो चुकी है, कहते हैं ना उल्टी गिनती तो इनकी अब शुरू हो चुकी है। आप तो बस ये उस चीज़ को लेके चल रहे हैं, फिर बार बार अपने हाथ जोड़ती है, पैर पकड़ती है, भारतीयों के लिए ये चीज़ें बोलती है। भैया इन्हीं भारतीयों को तो गाली दी जब तू पारुल साली, तेरा यहाँ क्या काम है? नाक कटी, तेरे पास नाक ही नहीं है, शर्म नहीं है, हया नहीं, तो हमारे चैनल में कर क्या रही है? तेरे को मैं खूब गाली दूंगी। नाक कटी चुड़ैल जैसे तेरी शक्ल है, और क्या क्या गाली सुनवाएगी? इज्जत और शर्म हया गैरत तो निकल जा हमारे चैनल से। अगर बेगैरत बेइज्जती बेशर्मी होगी तो हमारे चैनल बैठी रहेगी। आती है हमें कमेंट में गाली देने के लिए। और गुड्डू सिंह ने मुझे बताया कि पारुल आ गई है तो पारुल को गाली बनती थी, पर हमारे चैनल पे उनको आने की कोई परमिशन नहीं है। मैं यही कहूँगी, गेट लॉस्ट, गेट आउट, गो टू हेल। दिमाग वैसे खराब है और खराब करने को आ जाते हैं, देख लो। थी तब की वीडियोस अपनी देख ले जो तूने इंटरव्यूज दिए थे, और हम भारतीयों की वजह से आज तू अपने आप को देख ले, जमीन आसमान का फर्क आ गया तेरे अंदर। इतनी ऐशो अय्याशी से तो तू अपने वहां भी ना रहती होगी पाकिस्तान में, जितनी तेरे को सुकून खान पीन का हर चीज का तेरे को इस भारतीयों ने दिया था, ठीक है। इसी चीज का तो फायदा उठाया तूने, और किस चीज का फायदा उठाया तूने? यही तो सोचा कि यहाँ के लोग जो है ना दिल से सोचते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर सिखाया ही नहीं गया, हमको हमारे पेरेंट्स ने ये चीज़ें बताई नहीं। उन्होंने कहा अगर कोई दुखी है, परेशान है तो उसकी मदद करो, उसके सपोर्ट में लगो, ठीक है। दुख तकलीफ सबके साथ है तो सबकी मदद करते हुए चलो, यही हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है। और उसी का नतीजा तो हम भुगत रहे हैं, हम भी भुगत रहे हैं, हमारी सरकार भी भुगत रही है, ठीक है ना। और तुझे इतना, मैं एक बात कहूँ, तूने अपनी वीडियोस में ये बात बोली थी कि 10 तारीख को धमाका होगा, और 10 तारीख को ही धमाका हुआ। तुझे हम एक बात कहते, तू कह रही है कि कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है, जो पाकिस्तानियों ने किया है, चलो मान लिया, हम भी कहते हैं कि पाकिस्तानियों ने हमला किया है, और हमारे वो भाई जो बहन बच्चे बुजुर्ग जो भी गुजरे हैं, उसका हमें हाथ जोड़कर हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पर हम ये भी साथ साथ प्रार्थना करते हैं जो भी इनके साथ मिला हुआ है ना, जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। हम इस चीज की मांग करते हैं। और तुझे कैसे पता चला कि हम ये बात कहना चाहते हैं? अगर तू कह रही है कि बहुत बड़ा हादसा हो गया, मुझे दुख था। अगर तुझे दुख था तो तूने जन्मदिन काहे मनाया? क्यों तूने इतनी खुशियां मनाई? तू जब जब नाचती है, जब जब खुशियां मनाती है, तब तब हमारे भारत के लोगों को भुगतना पड़ता है, कोई और नहीं भुगतता है। अगर मैं गलत कह रही हूं तो आप लोग कमेंट में बताओ, और मैं सही कह रही हूं तो भी आप लोग कमेंट में बताओ। तू जब जब नाचती है, तू जब जब अपना कोठा खोलती है, तब तब ये मुसीबतें आती ही आती हैं। क्योंकि तुझे करना होता है मुजरा, और मुजरा देखने वाले अगर लोग नहीं पहुंचेंगे तो तुझे मजा नहीं आता, ठीक है। तू बहुत पहुंची हुई चीज़ है, और तेरी पहुंची हुई चीज़ के पीछे जो मोमिन सर को अब जो प्रूफ मिलने लगे हैं ना, वो अब सब लोगों के सामने आएंगे, ज़रूर आएंगे। और तुझे भी पता चलेगा, और तेरे जो साथी हैं, तेरे जो मिलने वाले हैं जो है ना, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी कि ये कैसे हो गया और ये बंदा यहाँ तक कैसे पहुँच गया। सब चीज़ें सामने आएंगी, चिंता मत कर, ठीक है। देर भले लगेगी, पर देर सवेर हमें अपनी सच्चाई पे, हमारे कानून पे पूरा भरोसा है। उसी कानून के भरोसे हम लोग बैठे हैं, क्योंकि सरकार आज नहीं सुन रही, कल तो सुनेगी तेरी। क्योंकि भाई तू बार बार कहती है योगी जी मोदी जी, भैया योगी जी मोदी जी ने, तूने योगी जी मोदी जी को खरीद रखा है, या योगी जी मोदी जी के पास तेरे अलावा भारत में कोई काम नहीं है? जो आज उन्होंने अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। हमारे सनातन धर्म को आगे लेके जा रहे हैं, और तू हमारे सनातन धर्म का मजाक बना रही है, योगी जी मोदी जी का मजाक बना रही है। तू कर क्या रही है? चल ठीक है, तुझे जो लगता है तू अपने हिसाब से काम कर रही है, तेरी समझ वहीं तक है। तू सिर्फ इतना बता दे,
अगर तुझे दुख था तो तूने जन्मदिन क्यों मनाया, और वो भी तेरा फेक जन्मदिन? क्यों तूने अपनी वहां पे महफिल सजाई? अगर तुझे दुख था तो जन्मदिन मनाने के बाद अगले दिन ही तेरे भैया ने तेरे को स्क्रिप्ट पका दी कि तेरे को इस तरीके से बात करनी है, और तूने वही चीजें बोल दी। ठीक है, आज अगर आस्था माँ बोल रही है, इन सब चीजों को बता रही हैं और तेरे बच्चों के लिए बोलती, तो तुझे मिर्ची लग जाती है कि आस्था माँ मेरे लिए ऐसा क्यों बोलती है, मुझे क्यों इतना गंद बोलती है। भैया जैसी करोगे ऐसी तो मिलेगी। जब बोओगे कांटे तो फूल फल और फूल कैसे मिल जाएंगे? मिलेंगे तो कांटे ही ना। तो देर ना करते हुए सीधा चलते हैं मोमिन सर के पास और उनसे उनकी बात सुनते हैं और आप लोगों के साथ भी कनेक्ट करवाते हैं। क्या लगता है आपको, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा और मैं आपके कमेंट्स रीड भी करती हूँ। और अब तो जितना मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा हो पा रहा है आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ, और जो मुझसे बन पाता है वो सब मैं आपके लिए करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो चलो देर ना करते हुए चलते हैं सीधा मोमिन मलिक सर के पास। कि नेपाल आई और सचिन ने कहा कि ठीक है आप ले आइए। ठीक है, कितनी आसानी से बता रहा है, जैसे सारी प्लानिंग इसी ने करके दी हो। सारी नेपाल की प्लानिंग, सारी इसने आइडियाज इसी ने दिया हो। कितने कॉन्फिडेंस से बता रहा कि तू पाकिस्तान कब गया था? क्या तू गवाह है तलाक का? क्या तू जहां पर इनकी तलाक हुई थी वहां मौजूद था? तू इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहा है, दुनिया को गुमराह कर रहा है। ये बता कि तू कब पाकिस्तान गया और तू क्या मौके का गवाह है? और तू कैसा भाई है? इसकी 3 साल की तो बेटी है। जब सीमा हैदर की जो बेटी है वो जब भारत में आई थी वो 3 साल की थी। अब वो 1 साल हो गया तो वो बेटी 4 साल की हो गई है। तू तू कैसा भाई है रे? अपनी बहन पर तोहमत लगवा रहा है, अपनी बहन को शक के दायरे में डाल रहा है। कैसा भाई? मतलब इसकी बेटी सीमा की जो छोटी बेटी है वो जब ये भारत में इलीगल तरीके से आई थी वो 3 साल की थी, अब वो 4 साल की हो गई है। और ये सीमा हैदर का भाई कह रहा है कि 5 साल पहले तलाक हो गया। तो तू कैसा भाई है जो अपनी बहन को बच्चलन साबित कर रहा है? तू कैसा भाई है जो अपनी बहन के ऊपर ऐसा गंदा इल्जाम लगा रहा है? दिमाग है ही नहीं। दिमाग नाम की चीज खत्म। कहां बुढ़ापे में सटिया गया? अरे भैया तू अपनी बहन की इज्जत का ख्याल रख भाई, उसको दुनिया में जलील ना कर, उसके बारे में ऐसी बात ना कह। तू ये कह कि 4 साल हो गए थे तो तेरी बात कुछ ठीक है। सीमा की इज्जत रख, तू उसका भाई है, तू उसका भाई है, सीमा की इज्जत रख। तू तो उस पर इल्जाम लगा रहा है। जब हैदर से 5 साल पहले तलाक हो गया तो 4 साल की बेटी कहां से आ गई? जवाब दे। भारत सवाल पूछता है तेरे से, पूरी दुनिया के लोग तेरे से सवाल पूछते हैं कि तू कह रहा है 5 साल पहले तलाक हो गया तो 4 साल की बेटी कहां से आ गई? ये बता, क्या कोई तलाकशुदा जो अपने पति से अलग होगी हो, क्या वो बच्चा पैदा कर देगी? क्या वो जायज बच्चा पैदा कर देगी? बताओ आप। बच्चा तो तभी पैदा होगा ना जब उसकी तलाक ना हुई हो। और आप कह रहे हो 5 साल पहले तलाक होगी और 4 साल की उसकी बेटी है। तो आप 5 साल की बजाय 4 साल के हो। अपनी बहन की खुद बेइज्जती मत कर। तो कैसा भाई है? अब कह रहा है कि तलाक जो है वो उसके फादर के सामने हुई और तलाक जो है उसके फादर के सामने हुई और 3 बच्चे उस टाइम थे और वो गर्भवती थी। एक तरफ तो आप कह रहे हो
कि 3 बच्चे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो पेट में थी चौथी बच्ची। तो जब वो पेट में कहां से आई, जब आप 5 साल पहले तलाक बता रहे हो? एक तरफ तो आप कह रहे हो, या तो ये कहो कि 4 साल पहले तलाक हुआ था तो हम मान जाएंगे हाँ भाई चलो पेट में हो सकती है। एक तरफ तो आप 5 साल कह रहे हो, एक तरफ कह रहे हो वो पेट में थी। तो इसका मतलब आप जो है 2 साल के गैप में कहां से बच्ची पेट में आ गई? 1 साल का गैप आप कर रहे हो, खुद कर रहे हो, अपने जुबान से कर रहे हो। एक तरफ कह रहे हो वो पेट में थी, एक तरफ कह रहे हो वो 5 साल पहले तलाक हो गया था। 4 साल कहते तो कुछ बात बनती, अब कहते हैं जी वो पेट में थी तलाक हो गया था। तो मुस्लिम कानून के अनुसार, मुस्लिम कानून जो है, कानून क्या कहता है? न केवल भारत का कानून जो मुस्लिम मोमडन लॉ है, बल्कि दुनिया का के जितने भी देश हैं जहां पर मोमडन कानून चलता है, वो मोमडन कानून जो है वो कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग जो है वो कस्ट को चलता है। हमारे कानून क्या है? कस्टम्स जो हमारे रीति रिवाज थे, उन्हीं कस्टम्स को कानून का रूप दिया गया है और वही कस्टम जो है वो कानून बने हैं, चाहे वो हिंदू कस्टम हो, चाहे वो ईसाई कस्टम हो, चाहे वो मुसलमान कस्टम हो। जो हमारे पूर्वजों के रीति रिवाज थे, जो कस्टम थे, उन्हीं को सरकारों ने कानून का नाम दिया है और वो कानून बने हैं। तो मुस्लिम कानून के अकॉर्डिंग, मुस्लिम कानून के अनुसार पूरी दुनिया में, न केवल भारत में, पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, बांग्लादेश में, जितने भी मुस्लिम, ईरान में, इराक में, जितने भी मुस्लिम का देश है, वहां मुस्लिम कानून के मुताबिक अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, चाहे वो 1 महीने की प्रेग्नेंट है, चाहे 15 दिन की प्रेग्नेंट है, चाहे वो 1 दिन की भी प्रेग्नेंट है, और 9 महीने तक अगर कोई इंसान उसको तलाक देता है तो वो तलाक उसको मानी नहीं जाएगी। ये कानून है। एपी सिंह भैया, मुस्लिम कानून पढ़ के आ, मुस्लिम कानून को पढ़, उसके बाद दुनिया को गुमराह करना। दुनिया को गुमराह करने की कोशिश ना करो। तेरा सामना मोमिन मलिक से है, समझ गया? तेरा सामना मोमिन मलिक से है जो कानून को जानता है, तेरे की तरीके से फेंकता नहीं है लंबी लंबी, बल्कि कानून की बात करता है। अगर कोई महिला गर्भवती है और उसका पति तलाक दे देता है, तो वो तलाक जो है मान्यता नहीं है। और आप कहते हो अप्पू के सामने हुआ, तो तलाक के लिए तो 2 गवाह चाहिए, कम से कम 2 गवाह, ज्यादा से ज्यादा 3, 4 या ज्यादा कितने भी हो। तो उसके अब्बू का अगर एक गवाह था, वो उस दुनिया में नहीं है, तो दूसरा गवाह कौन था ये बता। पहली बात तो जब सीमा हैदर गर्भवती थी, अगर उसके पति ने तलाक दिया तो वो तलाक होती ही नहीं अगर वो गर्भवती है। और अगर तू कहता है उसका अब्बू था, तो दूसरा गवाह कौन था? क्योंकि 2 गवाहों के सामने तलाक होती है। तो आप झूठ बोलना बंद करें, दुनिया को आपका झूठ अब पसंद नहीं आ रहा। कुछ दिनों में लोग आपके पीछे जूते लेके लग जाएंगे, आपको घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। लोगों को गुमराह मत करो। अब आगे सुनो। अब ये कह रहा है कि जो चौथा बच्चा है उसका जन्म इसके अब्बा जान के हुआ, तो चौथे बच्चे का, सारे बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र लेके आई है, उसके अंदर गुलाम हैदर का नाम लिखा हुआ है और गुलाम हैदर का ही एड्रेस लिखा हुआ है। ये झूठ बोल रहा है। अब आगे सुनो कि सचिन से प्रेम हो गया, उसी दौरान सचिन से प्रेम हो गया। प्रेम कहां हो गया? वो तो भारत में आने से पहले किसी और इंसान के साथ लिव इन में रह रही थी। उसकी सारी वीडियो वायरल हुई है, सारे फोटो वायरल हुए हैं। अगर प्रेम होता, अगर सचिन का सच्चा प्रेम होता, तो फिर ये उस इंसान के साथ लिव इन में क्यों रह रही थी जिसके साथ ये इसके वीडियो वायरल हुए, तस्वीरें वायरल हुई है, उसके साथ क्यों रह रही थी? अगर सचिन का सच्चा प्रेम होता तो वो फोटो तो सामने आने नहीं चाहिए थे। इसने कहां बताया कि गुलाम हैदर के जाने के बाद मैं किसी और के साथ संबंध में थी और उसके बाद मेरा जो सचिन से प्यार हुआ? इसने कहीं बोला है? कहीं भी नहीं बोला। वो खुद रिलेशन में थी और जिस दिन भारत में आई उसको ये कह के आई है कि मैं अपने गांव जा रही हूं। तो ये कहां प्यार है? ये तो झूठा प्यार है, बकवास है।
आगे कहता है कि नेपाल आई और सचिन ने कहा कि ठीक है आप ले आइए। ठीक है, कितनी आसानी से बता रहा है, जैसे सारी प्लानिंग इसी ने करके दी हो। सारी नेपाल की प्लानिंग, सारी इसने आइडियाज इसी ने दिया हो। कितने कॉन्फिडेंस से बता रहा है। बच्चों की बेस्ट कस्टोडियन मदर है। बच्चों की बेस्ट कस्टोडियन मदर कब होती है? जब पति खर्चा ना दे रहा हो, जब पति शराब पीता हो, जब पति मारता पीटता हो, जब पति घर से निकाल देता हो, जब पति जुल्म करता हो और बच्चों का ख्याल न रखता हो, तब बेस्ट कस्टोडियन है मदर। जब वो कमाने के लिए सऊदी अरब चला गया, वहां से रुपए भेज रहा था, वहां से डॉलर भेज रहा था, रियाल भेज रहा था और बच्चों के खर्चे को भेज रहा था, सीमा के खर्चे को भेज रहा था, ना मारता था, ना पीटता था, ना कुछ करता था, तो फिर बेस्ट कस्टोडियन। और आप ऐसे पति को छोड़ के आ गई जिसका आपने घर बेच दिया, जिसका आपने मकान बेच दिया, जिसके रिपेयर के 3 लाख रुपए आप लेके भाग आई, जिसके पैसे आपने सचिन को दे दिए, जिसके पैसे आपने बर्बाद कर दिए, फैमिली को बर्बाद कर दिया, बच्चों की पढ़ाई को बर्बाद कर दिया। और यहां नेपाल से भारत में एक नेपाल का कानून तोड़ा, वहां से बच्चों को अपहरण किया सचिन ने और सीमा ने। उसके बाद नेपाल को कानून को तोड़ते हुए बॉर्डर के कानून को तोड़ा, भारत में घुस गए इलीगल तरीके से। एफआईआर आपके खिलाफ हो गई, आपको जेल में काटनी पड़ी, अब आप जमानत पे हैं, आपकी जांच चल रही है, आप पर केस चलेगा, आपको 5 साल सजा होगी। ऐसे हालात में मदर कभी भी बेस्ट कस्टोडियन कोर्ट नहीं मानता है। ऐसे हालात में हमेशा फादर ही बेस्ट कस्टोडियन माना जाएगा। जिन हालात में आपने पैदा किए हैं, आपने अपने पति को छोड़ दिया, आपको खर्चा मिल रहा था, आपको खाना पीना मिल रहा था, आपको सब कुछ मिल रहा था, उसके बावजूद आपने अपने पति के घर को बेच दिया, उसके 3 लाख रुपए लेके आ गई, उसके बच्चे लेके आ गई, उसके साथ धोखा किया, फरेब किया, झूठ बोला। आपने नेपाल सरकार के साथ धोखा किया, झूठ बोला, फरेब किया। आपने होटल मालिक के साथ झूठ बोला, फरेब किया। आपने भारतीयों के साथ झूठ बोला, फरेब किया, भारतीयों को गालियां दी, भारतवासियों को गालियां दी, भारत के वकीलों को गालियां दी। आपने हमारे आर्मी के 2 नौजवानों को सस्पेंड कराया। आपने जब अपने बच्चों को बॉर्डर पास कर रही थी तो मुंह में हाथ डाल के उल्टी कराई। हमारे 2 फौजियों को धोखा दिया, उनकी नौकरी को खराब कराया, उनको परेशान किया और वो आज इंक्वायरी भुगत रहे हैं, सस्पेंड है। तो आप पकड़ी गई, जेल में रही। ऐसे हालात में बेस्ट कस्टोडियन मां कभी भी नहीं हो सकती, ये कोर्ट मानता है। ऐसे हालात में बाप ही बेस्ट कस्टोडियन है और यहां पर तो कस्टडी का सवाल ही नहीं उठता। अब तो नेपाल में अपहरण का मुकदमा आपके खिलाफ हमने कर दिया है। नेपाल की पुलिस आपको भारत से जल्दी अरेस्ट करके लेके जाएगी, सचिन को भी अरेस्ट करके लेके जाएगी, सीमा को भी अरेस्ट करके लेके जाएगी और सारे बच्चों को आपसे रिकवरी करेगी और कोर्ट में पेश करेगी। क्योंकि यहां पर कस्टोडियन का कोई सवाल नहीं। कस्टोडियन का सवाल वहां होता है जहां मियां बीबी एक साथ रह रहे हो, उनके बीच में लड़ाई हो जाए, एक ससुराल में रह रही हो, दूसरे मायके में रह रही हो, वहां पर कस्टोडियन का काम चलता है। ये केस बिल्कुल अलग है। यहाँ पर कस्टोडियन का कोई मामला नहीं बनता। यहाँ पर तो अपहरण का मामला है और यहाँ पर अबडक्शन का मामला है, 2 देशों के कानून तोड़ने का मामला है, नेपाल के रूल रेगुलेशन को तोड़ने का मामला है। तो यहाँ तो नेपाल की पुलिस करेगी जो कुछ करना है। नेपाल की पुलिस उठा के लेके जाएगी सीमा को, उठा के लेके जाएगी सचिन को, और ये एपीसी कुछ नहीं कर सकता। ये घंटा बजा ले बैठा बैठा, ये तबला बजा ले, जो मर्जी कर ले। नेपाल की पुलिस इसको लेके जाएगी, अरेस्ट होगी, मानव तस्करी में कम से कम 20 साल की सजा होगी, फांसी की सजा भी है और 20 साल की सजा भी है। अगर ये प्रूव हम कर देंगे कोर्ट में कि इन्होंने जानबूझ के जो सचिन ने यहाँ बच्चों का अपहरण करवाया किया, तो 20 साल की कैद है या ज्यादा से ज्यादा फांसी भी होगी। तो यहाँ कस्टोडियन का तो सवाल ही नहीं है, यहाँ तो रिकवरी का सवाल है। तो हाँ जी, बताइए क्या लगता है आपको? जो मोमिन मलिक सर ने कहा वो बिल्कुल सही है ना?
सच्चाई सच्चाई होती है और झूठा इंसान झूठा होता है। झूठ को कहते हैं ना, लपेटते रहो लपेटते रहो लपेटते रहो, उसका कभी अंत नहीं होता। वो बोलता चला जाता है, बोलते चले जाता है, बोलते चला जाता है, उसकी कोई स्पीड नहीं रुक सकती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मोमिन सर कहते हैं ना, एक झूठी तो एक महा झूठा, एक महा झूठा तो एक महा झूठी, उस तरीके का इनका मेल मिला हुआ है। तो भैया कब तक है, कैसे है, क्या चीज़ है, तो बस वही चीज़ें हैं। देखते हैं आखिर कब तक गाड़ी आगे चलती है और क्या मिलता है, क्या होता है, सब आप लोगों के सामने आएगा। और हम जो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, और हैदर को जस्टिस फॉर हैदर, हम हैशटैग भी बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, जस्टिस फॉर हैदर, हैदर को न्याय मिलना चाहिए, हैदर के बच्चे उसको मिलने चाहिए, हैदर के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, यही सब चीज़ों की आजकल लोगों की ज़बान पे ये नाम है। चलो हम मान लिया कि तू अपनी ज़िंदगी में खुश है, तो तू ठीक है ना, तूने प्यार किया, तू वैसे भी बच्चे लेके नहीं आ रही थी, तूने खुद ने अपनी वीडियोस में बताया है कि मैं तो नहीं चाह रही थी बच्चे लेके, लप्पू ने मेरे को प्रेशराइज किया कि नहीं तू बच्चे लेके आ, वरना तू तो यहाँ तो खुले खुले ऐसे ही आने वाली थी, तेरा तो मकसद ही कुछ और था, पर बच्चे लेके आना तेरी मजबूरी बन गई, क्योंकि लप्पू ने तुझे कह दिया कि बच्चे तुझे लेके आने पड़ेंगे, बिना बच्चे के तेरी एंट्री नहीं हो सकती है। तो बहुत कुछ है आगे, आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा, और जो भी होगा सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के रिगार्डिंग क्या लगता है आपको, कमेंट में मुझे जरूर बताएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।